बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेटा अब प्रॉपर क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट का टॉपिक स्टार्ट किया था और इब्नुल हैथम डिस्कस कर लिया था। तो अभी हम इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे। आप तमाम स्टूडेंट मुझे मेक श्योर कर दें कि एक तो स्लाइड आपके सामने आ रही है, दूसरी मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है। एक्चुअली बैक साइड पे चल रहा है जनरेटर, तो ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा जी, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट में सबसे पहला टॉपिक था इब्नुल हैथम, जिसको हम इब्नुल हैशम भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो कल हमने इस टॉपिक को डिस्कस कर लिया था। आज हम सेकंड टॉपिक अल बैरूनी से स्टार्ट करेंगे। मुस्लिम साइंटिस्ट अभी आप बहुत सारे पढ़ेंगे, मगर पेपर में जो ज्यादातर पूछे जाते हैं इब्नुल हैथम, जिसको आप इब्नुल हैशम भी कहते हैं, और अल बैरूनी ज्यादातर पेपर में पूछा जाता है। अल बैरूनी इनका पूरा नाम था अबू रेहान अल बैरूनी, और आगे इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ भी दी थी है। और मैंने आपसे कहा था कि आपको ये डेट याद होनी चाहिए। 973 1048 AD। फील्ड ऑफ वर्क, इनका जो मेन फील्ड ऑफ वर्क है वो है फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, मेडिसिन में, एस्ट्रोलॉजी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कॉस्मोलॉजी में। लेकिन इनका जो मेन वर्क है वो है एस्ट्रोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमी में इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था। रिमार्केबल वर्क, he wrote a famous book is named किताबुल कानून अल मसूदी। इन्होंने एक बहुत मशहूर बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है किताबुल कानून अल मसूदी। ठीक है, ये बुक का नाम याद कीजिएगा। जैसे इब्नुल हैथम ने ऑप्टिक्स पे एक बहुत मशहूर बुक लिखी थी, इसका क्या नाम था? किताबुल मनाजिर। इसी तरीके से अल बैरूनी ने एस्ट्रोनॉमी की एक बहुत बेहतरीन बुक कह लें, या फर्स्ट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोनॉमी, जिसको हम क्या कहते हैं? किताबुल मनाजिर कहते हैं। ठीक, सॉरी, किताबुल कानून अल मसूदी ये बुक लिखी थी। अच्छा, क्लास 5 और 6 की बुक में अबू रेहान अल बैरूनी के बारे में एक चैप्टर भी हुआ करता था। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है या आपके कोर्स में था या नहीं था। तो एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि एक इस दौर के बादशाह को अल बैरूनी के बारे में पता चला कि एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। एस्ट्रोलॉजी से मुराद क्या है? लड़कियों को बहुत शौक होता है हॉरोस्कोप का, ये हफ्ता कैसा रहेगा। ठीक है, यानी इल्म नजूम। तो अपने इल्म नजूम की वजह से बहुत मशहूर थे। बादशाह इनको अपने दरबार में तलब करता है। उस दरबार में गालिबन 100 या 150 के करीब दरवाजे लगे हुए हैं। एग्जैक्ट मुझे वैल्यू याद नहीं है। ठीक है, फिर बादशाह इनसे मुखातिब होता है और कहता है कि अपने इल्म के बेस पे बताएं। अच्छा, फिजा कह रही है कि क्लास 8 में टॉपिक था। थैंक यू फिजा। अच्छा, तो खैर बादशाह ने कहा कि अपनी इल्म के बेस पे मुझे ये बताओ कि मैं किस दरवाजे से बाहर जाऊंगा। खैर, ये अपनी कोई कैलकुलेशन करते हैं, कागज पे लिखते हैं और तख्त के नीचे रख देते हैं। ठीक है, बादशाह इतना डाउटफुल होता है कि लेट्स सपोज 150 गेट लगे हैं, उसमें भी तुक्का ना लग जाए। बादशाह एक दीवार को तोड़वाता है, वहां पे एक दरवाजा बनाता है और उस दरवाजे से चला जाता है। ठीक है, फिर जनाब जब वो उस कागज को चेक करते हैं
उसमें बात लिखी हुई, यानी कि एक बहुत ग्रेट एस्ट्रोलॉजिस्ट थे। तो इनकी जो बुक थी किताबुल कानून अल मसूदी, ये इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोनॉमी आज तक माना जाता है। अगला पॉइंट उनका बड़ा इंपॉर्टेंट है। ही वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। इन्होंने ये बताया कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो स्पीड ऑफ साउंड से ग्रेटर होती है, ज्यादा होती है। चैप्टर 13-14 में आप पढ़ेंगे दुनिया में सबसे तेज जो स्पीड होती है वो लाइट की होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वहाँ आप बहुत डिटेल पढ़ोगे, स्पीड ऑफ लाइट कम ज़्यादा हो सकती है। लेकिन ये पहले शख्स थे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ साउंड से ग्रेटर होती है या ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट सुन लीजिएगा, ही रोड मोर देन 100 बुक्स आउट ऑफ विच 50 बुक्स आर इन साइंस। मतलब ने तकरीबन 100 से ज़्यादा बुक्स लिखी और उनमें से तकरीबन जो 50 बुक हैं वो रिलेट हैं इससे साइंस। फर्स्ट डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ मेटल। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। डेंसिटी ऑफ मेटल को वो भी सबसे पहले जो कैलकुलेट किया वो किया था अल्बेरूनी। ठीक है, डेंसिटी का फायदा क्या है? डेंसिटी शो करता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और डेंसिटी आपको बताता है कौन सी चीज कितनी ज्यादा प्योर है या कौन सी चीज कितनी ज्यादा खालिस है। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, अबू रेहान अल बैरूनी, इनका जो मेजर वर्ड था वो था एस्ट्रोनॉमी के। इन्होंने एक बहुत मशहूर बुक लिखी थी जिसे आप इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोनॉमी भी कहते हैं। उस बुक का नाम था किताबुल कानून अल मसूदी। इसके अलावा स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर होती है स्पीड ऑफ साउंड से, ये बात भी सबसे पहले अल बैरूनी ने ही बताई। 100 से ऊपर ये बुक लिख चुके हैं, उनमें से तकरीबन 50 बुक्स साइंस से रिलेट करती हैं, बाकी बुक्स डिफरेंट डिसिप्लिन में लिखी है। इसके अलावा डेंसिटी ऑफ मेटल भी फर्स्ट टाइम अबू रेहान अल बैरूनी ने कैलकुलेट की थी। अच्छा बेटा, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसे अगर आपने कॉपी करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। ठीक है, और मुझे काइंडली बता दीजिएगा कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई या नहीं हुई, मैं रिपीट करूँगा। सारे बच्चे मुझे काइंडली रिप्लाई करें कि आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। सिर्फ 4-5 सॉरी 3-4 बच्चे मुझे अप्लाई करना है। अच्छा बेटा, कॉपी करना है तो कॉपी कर लें, या फिर अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
ठीक है जी, मैक्सिमम बच्चों को ये टॉपिक क्लियर हो गया। तो मैं अब थर्ड साइंटिस्ट पे आता हूँ। अब तक हम अल बैरूनी और इब्नुल हैशम पढ़ चुके हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये दो ही थे। जब बाकी जो साइंटिस्ट अभी 3-4 और हैं, मेरी कोशिश होगी कि आज मैं इस टॉपिक को कंप्लीट कर दूँ, बट वो इतने इम्पोर्टेंट हैं नहीं, ठीक है, बट फिर भी आप पढ़ेंगे जरूर। अच्छा जी, तीसरे साइंटिस्ट हैं, स्क्रीन पर आपके आगे होंगे, याकूब अल किंदी, ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ 800 से लेके 873 AD। फील्ड ऑफ वर्क बेसिकली मेट्रोलॉजी, ऑप्टिक्स, म्यूजिक ऑन साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड मेडिसिन, ये इनके फील्ड ऑफ वर्क थे। मगर इनका जो बेसिकली आप कह सकते हैं जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो म्यूजिक यानी कि साउंड में था, ठीक है। तो जनाब अब बात करते हैं इनके रिमार्केबल वर्क के बारे में। ही वॉज 241 बुक्स एट हिज क्रेडिट, यानी आप समझ लें लगभग 250 के करीब इन्होंने बुक्स लिखी थी। He discovered a method to express note of music in terms of frequency. इन्होंने note of music को in terms of frequency define किया। Note of music जैसे आपने सुना ना, जो बंदे म्यूजिक वगैरह से शौक रखते हैं, सारे गामा इस टाइप के वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं। और फ्रीक्वेंसी कहलाता है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। कोई भी बॉडी 1 सेकेंड में जितनी बार वाइब्रेट करती है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये आप चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, चैप्टर 1 थोड़ा सा बोरिंग और मुश्किल चैप्टर है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी टर्म्स यूज हो रही होती हैं जो भी आगे जाके आपने चैप्टर्स में पढ़नी है। कल भी नहीं, इंशाअल्लाह परसों नेक्स्ट वीक से जब मेरी क्लासेस स्टार्ट होंगी, न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, तो आपको फिजिक्स तो बहुत समझ आनी शुरू हो चुकी होगी, क्योंकि 2 वीक्स हो चुके होंगे। अच्छा, आप दोबारा सुनिएगा। ही डिस्कवर्ड अ मेथड टू एक्सप्रेस नोट ऑफ म्यूजिक इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। इन्होंने नोट ऑफ म्यूजिक को डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी किस तरह डिफाइन करें? अगर आपने पेंडुलम देखो, पेंडुलम एक बंदा झूले पे बैठा हुआ है, उसे एक पॉइंट पे ले जाके छोड़ दें, वो जाएगा और जाके वापस आएगा, जाना और जाके वापस आना। इसमें इसको जो मतलब गया और वापस आया उसे बोलते हैं वाइब्रेशन। अब वो 1 सेकंड में 10 दफा जाता है और 10 दफा वापस आता है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी 10। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। अगला पॉइंट सुनिएगा। He explained that gold cannot be prepared for other metal। इन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि आप गोल्ड को किसी और मेटल से प्रिपेयर नहीं कर सकते। He explained that gold cannot be prepared for other metals। जैसे हम लोग मिलावट, जितना वो चांदी का जेवर होता है, लोग कहते हैं उसके ऊपर सोने का पानी ठहरा के दे दिया तो वो चांदी कुछ अरसे तक सोने की तरह चमक रही होती है। आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी पॉलिश खत्म होती है तो आपको पता चलता है कि ये गोल्ड नहीं था, ये तो सिल्वर था। तो एक और कंडीशन क्या था कि गोल्ड कैन नॉट बी प्रिपेयर फॉर अदर। अगला, ही वर्क इन द फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स पे लाइट पे भी काम किया। लेकिन आप पढ़ के आ चुके हैं इब्नुल हैतम, जिसे आप इब्नुल हैशम कहते हैं। ऑप्टिक्स पे इनका बहुत ज्यादा वर्कआउट था। He worked in the field of optics and explained appearance of blue color in the sky। इसके अलावा उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि आसमान नीला या ब्लू नजर क्यों आता है।
लेकिन आसमान पे ज़्यादातर अगर बिल्कुल साफ क्लीन एटमॉस्फेयर हो तो आसमान आपको ब्लू दिखाई देगा। लेकिन यहाँ असल में आप यूँ कह लें कि इतना ज़्यादा डस्ट है, इतना ज़्यादा कचरा है, जिसकी वजह से जो आपकी सराउंडिंग है, हमारा एनवायरनमेंट है, बहुत गंदा हो चुका है, जिसकी वजह से आपको आसमान ब्लू के बजाय अब ग्रे दिख रहा होता है। वरना बहुत जैसे बारिश वारिश हो जाए ना, आसमान बहुत क्लीन निकले, शायद कभी आपने देखा हो आसमान आपको बहुत ब्लू सा, बहुत खूबसूरत सा दिखाई दे रहा हो। तो ब्लू कलर इन अ स्काई क्यों अपीयर होता है, उसका आंसर भी याकूब अल-किंदी ने दिया था, उसको एक्सप्लेन किया। अगला, ही एक्सप्लेन म्यूजिक फॉर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, और इन्होंने म्यूजिक को भी एक्सप्लेन किया था और उसके साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू या उसके बैकग्राउंड बताया था। लेकिन ज़्यादातर पेपर टॉपिक नहीं आता, लेकिन मैंने आपसे कहा कि इनका ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन किसमें, म्यूजिक या साउंड में था। और दो जो कि कंट्रीब्यूशन थे थोड़े से डिफरेंट थे कि गोल्ड कैन नॉट बी प्रिपेयर फॉर अदर मेटल्स एंड ब्लू कलर इन द स्काई। ठीक है, बेटा इसको भी जल्दी से पढ़ लें और मुझे बता दें कौन सा पॉइंट मैंने दोबारा समझाना है। कॉपी करने कॉपी करें या स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, मुझे बता दें कितने बच्चे कॉपी करते हैं और कितने स्क्रीनशॉट लेते हैं, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए मेजॉरिटी कर क्या रही है। तो बेटा जो बच्चे कॉपी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, इतने अर्से आप कुछ लिख नहीं रहे। तो बेटा एक मिनट में क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। अब बेटा कॉपी हो गया, डन डन। स्क्रीनशॉट भी लिया करें ताकि पेपर में नकल करने में आसानी हो। जवाब आ रहा है, डन, माशाल्लाह, बड़े फर्माबरदार बच्चे हैं मेरे। ठीक है भाई, अगला, मोहम्मद
बिन मूसा इब्ने अल ख्वारज़मी, या इब्ने लिखा बनी, मोहम्मद का नाम था बिन मूसा, यानी अब्बा का नाम क्या है, मूसा। अल ख्वारज़मी, इनका ताल्लुक ख्वारज़म से था। पूरा नाम जो नाम में सब कुछ डिटेल है। नाम मोहम्मद बिन मूसा, अब्बा का नाम है मूसा, इब्ने अल ख्वारज़मी, ख्वारज़म से ताल्लुक था। ये फाउंडर ऑफ अल जबरा कहलाते हैं, मोहम्मद बिन मूसा इब्ने अल ख्वारज़मी। इनका मेन फील्ड ऑफ वर्क था मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और ज्योग्राफी। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और ज्योग्राफी। रिमार्केबल वर्क, he wrote a famous book named अल जबर वल मुकाबला। इन्होंने एक बहुत मशहूर बुक लिखी थी बेसिकली मैथमेटिक्स की, उसे हम कहते हैं अल जबर वल मुकाबला। और ये कंसिडर किए जाते हैं फाउंडर ऑफ अल जबरा के नाम से। ये भी पेपर का बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। फाउंडर ऑफ अल जबरा कौन कहलाते हैं? मोहम्मद बिन मूसा इब्ने अल ख्वारज़मी। इसके अलावा he introduced the method of counting based on numerical and decimal system। ये जो बच्चे अब कंप्यूटर में पढ़ते हैं ना, बाइनरी कोडिंग 0 1 डिसाइड करते हैं, तो ही इंट्रोड्यूस द मेथड ऑफ काउंटिंग बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल एंड डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाने वाले मोहम्मद बिन मूसा इब्ने अल ख्वारज़मी थे। ठीक है जी। यानी कि ज़्यादातर जो कंट्रीब्यूशन आपको दिखेगा ना, वो मैथमेटिक्स में दिखेगा। दैट्स वाई इनको हम फाउंडर ऑफ अल जबरा भी कहते हैं। अल जबरा भी मैथ में आप पढ़े होंगे, a + a 2a, a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर। तो बहुत से बच्चों को क्लियर ही नहीं होता कि a + a क्या होता है और a मल्टीप्लाई बाय a क्या होता है। ये जनाब तो बात सुनिएगा। he wrote a famous book named अल जबर वल मुकाबला। फाउंडर ऑफ अलजबरा के नाम से जाने जाते हैं। काउंटिंग बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल एंड डेसिमल सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे। दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट वाज अ मोनोग्राफ नेम हिसाब। मैथ्स को उर्दू में बहुत से बच्चे हिसाब भी पढ़ते हैं और याद होगा उसको हम रियाजी भी पढ़ते हैं। दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट वाज इन मोनोग्राफी नेम हिसाब। यानी कि इन्होंने जो मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था हिसाब का, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन में आ रही होती है तो हम हिसाब कहते हैं, उसको भी इंट्रोड्यूस करवाने में मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारज़मी का ही कंट्रीब्यूशन का हाथ था। इसके अलावा एक और बहुत इम्पोर्टेंट या आप कह लें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अचीवमेंट थी। ही इज इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को कैसे मेजर किया जाता है, ये चीज़ भी मोहम्मद बिन मूसा इब्ने अल ख्वारज़मी ने ही हमें बताया। ठीक है, तो बेटा अब ये पॉइंट नंबर 4 कंट्रीब्यूशन जल्दी से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और जो जो सवाल आते हैं बता दीजिएगा। मैं 2 मिनट दे रहा हूँ छापने के लिए, छापिएगा उसको।
चलो जी जनाब वापस आते हैं। अच्छा, एक सवाल बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, मोनोग्राफ क्या होता है? ठीक है। His most important achievement was a monograph named सा। मोनोग्राफ कहते हैं स्पेशलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं हमने इंजीनियर बनना है, फिर आप बन गए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। आपकी स्पेशलाइजेशन किसमें होगी? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होगी। या इलेक्ट्रॉनिक्स में कर लिया तो आपके स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में अंदर होगा। ठीक है, तो सिंपली लिखा है हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट वाज अ मोनोग्राफ नेम हिसाब। मतलब इनका जो बहुत ज्यादा कह रहे हैं स्पेशलाइजेशन था या बहुत ज्यादा वर्कआउट था जिस चीज में किया, उसका नाम था हिसाब। बड़ी गौर करें, हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट वाज अ मोनोग्राफ नेम हिसाब। तो मोनोग्राफ का नाम क्या था? हिसाब। जैसे आप करेंगे मैंने स्पेशलाइजेशन किया हुआ है किसमें, आप कहते हैं कि मैंने फिजिक्स में किया हुआ मास्टर्स, मैंने मास्टर्स किया हुआ है किसमें, आपने बोला मैथमेटिक्स में किया हुआ है। आपने मैंने मास्टर्स किया हुआ है किसमें, आपने बोल दिया इंग्लिश में किया हुआ है। तो स्पेशलाइजेशन के लिए वर्ड यूज किया जाता है। अच्छा बेटा, 2 मिनट बाद ना मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगी, उसको आप दोबारा रीज्वाइन कर लीजिएगा सेम लिंक के ऊपर। ठीक है। 5 नासिर उद्दीन मोहम्मद बिन हसन तूसी। ये आज तक पेपर में नहीं आया, लेकिन एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, इसलिए उसको अभी हम पढ़ेंगे। नासिर उद्दीन मोहम्मद बिन हसन तूसी। ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ हलाकू खान। हलाकू खान नाम सुना है? नहीं सुना? अर्तुगल सुना है भाई? ड्रामा आ रहे हैं तुर्की का मशहूर, सीजन 1, 2, 3, 4, 5, उसमें चंगेज खान का नाम आता है। इतना भी वही वही चेन है, हलाकू खान, चंगेज खान। देखो जॉब आ रहे हैं सर। He was a minister of हलाकू खान। ये हलाकू खान के मिनिस्टर थे। इन 13th century his chief contribution, इस ये जो चीफ कंट्रीब्यूशन था और जो इंस्ट्रक्शन थी लागू खान की, इन्होंने एक ग्रैंड लेबोरेटरी कह लें, ऑब्जर्वेटरी और लाइब्रेरी बनाई थी मरावा में। ठीक है। हलाकू खान के कहने पे इन्होंने इनकी इंस्ट्रक्शन के ऊपर हिदायत के मुताबिक इन्होंने एक ग्रैंड लेबोरेटरी, ऑब्जर्वेटरी लेबोरेटरी बनाई थी और लाइब्रेरी बनाई थी। ठीक है। वाइल वर्किंग इन लाइब्रेरी, और इस लाइब्रेरी में वर्क करते हुए इन्होंने जनरेट किया था मैनी टेबल्स अबाउट द प्लैनेटरी मोशन। ये जो आपके पास जो प्लैनेट्स होते हैं ये किन किन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। प्लैनेट्स की खास बात होती है एक प्लैनेट में दूसरा प्लैनेट रिवॉल्व नहीं करता। अच्छा बेटा, मैं मीटिंग डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, उसको आप दोबारा रिज्वाइन कीजिए। ठीक है जी। तो बेटा बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर लें, फिर मैं स्टार्ट करूँ। क्या वो बच्चे कहाँ चले गए? चलो हम बात कर रहे थे
नासिर उद्दीन मोहम्मद बिन हसन तुसी, ये एक्चुअली मिनिस्टर थे इसके, हलाकू खान के, और उनकी इंस्ट्रक्शन पे इन्होंने ग्रैंड ऑक्सिलेटरी यानी कि लेबॉर्ट्री और लाइब्रेरी बनाई थी मरागा में, जहाँ पे बेसिकली क्या करते थे, इन्हें प्लैनेटरी मोशन, जितने प्लैनेट्स मूव करते हैं इनके टेबल फॉर्म किया था। जैसे मैंने आपसे कल जिक्र किया हो कि सूरज के अराउंड जो बॉडी रिवॉल्व करती है उसे हम कहते हैं प्लैनेट्स, ठीक है। और प्लैनेट्स अब आपके पास 8 हैं, 9 नहीं हैं, ठीक है। प्लैनेट्स मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं और एक ऑर्बिट में दूसरा प्लैनेट रिवॉल्व नहीं करता। उसके पूरे के पूरे टेबल डिजाइन किए थे और इन टेबल को आप टेबल ऑफ खान के नाम से आज भी याद करते हैं। यानी इनका बिग कंट्रीब्यूशन आप कह सकते हैं कि एस्ट्रोनॉमी में या एस्ट्रोफिजिक्स में, ठीक है। बेटा जल्दी से इसको भी देख लीजिएगा और 1 मिनट का टाइम है इसको छापने के लिए। फिर 2 साइंटिस्ट और बाकी हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर और डॉक्टर अब्दुल सलाम। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट आज इंशाअल्लाह ताला खत्म हो जाए। अच्छा बेटा 4-5 बच्चे डन का मैसेज कर रहे हैं, थोड़ा सा हम एक कुछ 10-12 सेकंड और वेट कर लेते हैं। ठीक है भाई, अब जरा आ जाएं 2 मशहूर साइंटिस्ट, पाकिस्तानी साइंटिस्ट। हेडिंग आपको याद है, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम एंड पाकिस्तानी साइंटिस्ट। पाकिस्तानी साइंटिस्ट इसलिए आ रहा था कि अब डॉक्टर अब्दुल कदीर और डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में हम बात करें। है पहले हम बात करते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर, वर्ल्ड फेमस एटॉमिक साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर। It is due to Dr. Abdul Qadir, but it is due to Dr. Abdul Qadir Khan only that Pakistan became successful in doing the nuclear explosion on 28 May 1998। आपको याद होगा डॉक्टर अब्दुल कदीर की बदौलत 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने
चाबी पे 6 एक्सप्लोजन करके दुनिया के नक्शे पे अपने आप को न्यूक्लियर पावर नॉमिनेट किया। तो ये सब डॉक्टर अब्दुल कदीर की समरात है। It is due to Dr. Abdul Qadir Khan only that Pakistan became successful in doing the nuclear explosion on 28th May 1998 in reply to the threat of the nuclear explosion by Indian. He was awarded Hilal-e-Imtiaz by government of Pakistan. देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो एजाज है वो निशान हैदर, मगर जो सबसे बड़ा सिविल यानी फौजियों के अलावा आम लोगों को दिया जाए वो हिलाल इम्तियाज। इस अचीवमेंट कारनामे की वजह से डॉक्टर अब्दुल कदीर को हिलाल इम्तियाज का अवार्ड दिया। डॉक्टर अब्दुल कदीर की तालीम थोड़ा सा बताऊँ। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने अपना पीएचडी हॉलैंड से किया और वतन की मोहब्बत में हुब्बुल वतनी की वजह से ये 1976 में पाकिस्तान वापस आ गया और कहूटा प्लांट के एज अ डायरेक्टर काम करना शुरू कर दिया। 1976 में हॉलैंड से पीएचडी करके ये पाकिस्तान वापस आए और कहूटा प्लांट, जिसका आजकल नाम डॉक्टर ए क्यू खान रिसर्च लेबॉर्ट्री है, एज अ डायरेक्टर की पोस्ट पे काम कर रहे हैं। इनकी खिदमात तौर पर कहूटा प्लांट को अब हम डॉक्टर ए क्यू खान रिसर्च लेबॉर्ट्री के नाम से जानते हैं। अगले साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम। डॉक्टर अब्दुल सलाम की एक्चुअली जो मेन कंट्रीब्यूशन था ना, उसमें अपनी ज़ात के लिए था, लेकिन ये कि ये पहले पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इस वजह से ये कोर्स का पार्ट है। फर्स्ट पाकिस्तानी साइंटिस्ट टू अचीव नोबेल प्राइज। ही वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। ही वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1979। 1979 में इनको फिजिक्स का एक बहुत बड़ा प्राइज बनाया था, फिलहाल दुनिया का नोबेल प्राइज फिजिक्स में इनको मिला था। और इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो था GUT। GUT का मतलब क्या है? ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। इन्होंने ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी पेश की थी, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज दिया गया। अच्छा, आपके कोर्स में यही था, लेकिन मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बताता हूँ कि GUT है क्या। सेकेंड ईयर फिजिक्स का टॉपिक है। यूनिवर्स में 4 तरह के फोर्सेस हर वक्त पाए जाते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, वास्तव में 4 फोर्सेस हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और आपका आखिरी क्या आ गया? ग्रेविटेशनल फोर्स। चैप्टर 7 में आप पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। इन चारों फोर्सेस में जो सबसे वीक फोर्स है, जो सबसे कमजोर फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स। GUT क्या था? इन्हें कहा था जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, ये 2 अलग फोर्सेस नहीं होती, ये दोनों एक ही हैं। यानी हम पढ़े थे 4 फोर्सेस: वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। इन्हें कहा था वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 2 अलग अलग फोर्सेस नहीं होती, बल्कि दोनों क्या है? एक ही हैं। इस थ्योरी का नाम था GUT, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 19 न्यूक्लियर फिजिक्स में टॉपिक आपका। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने बेटा क्या किया था? फर्स्ट पाकिस्तानिस्ट थे जो कि अचीवर थे नोबेल प्राइज के 1979 में कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिक्स में,
और इनका जो मेन वर्ड था वो था GUT, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। बेटा आप दो टॉपिक को कॉपी कर लीजिएगा और काइंडली मुझे अब कंफर्म कर दीजिएगा। देखिए हमने 7 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा। इब्नुल हैथम जो कल पढ़ा था, आज हमने अल बैरूनी से स्टार्ट किया था, याकूब अल किंदी, मोहम्मद बिन मूसा, इब्ने अल ख्वारिज़मी, नासिर उद्दीन, मोहम्मद बिन हसन तुसी, डॉक्टर अब्दुल कदीर और डॉक्टर अब्दुल सलाम। यहाँ तक के लेक्चर में आपको किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन है मुझे बता दीजिए, बाकी बच्चे इसको कॉपी कर लें। बेटा नोट्स अभी हफ्ते को आएंगे, फोटो स्टेट वाले अंकल गायब है, ठीक है, सैटरडे तक इंशाल्लाह नोट्स आ जाएंगे, लेकिन सेंटर के नंबर पे फोन करके पहले कंफर्म कीजिएगा या ग्रुप पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। और अगर किसी बच्चे के पास लास्ट ईयर के इसके नोट्स भी हैं तो वो भी चाहिए। ये 9 क्लास की बुक चेंज हुई है, मैट्रिक की बुक चेंज नहीं हुई। अच्छा बेटा फिजिक्स वैसे भी थोड़ी सी बोर चल रही है, ये बोर चैप्टर है, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू हुआ या नहीं? मिले जुले रिप्लाई नहीं है। अच्छा बड़े अच्छे बच्चे भाई, टीचर के साथ से होते हैं। बेटा नेक्स्ट वीक से इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू हो जाएंगे, चैप्टर नंबर 3। असल जो फिजिक्स है ना वो चैप्टर नंबर 3 से शुरू होती है, मोशन से। चैप्टर नंबर 3 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक, यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 चैप्टर। फिजिक्स में 19 चैप्टर है, ये 6 चैप्टर बहुत काम के चैप्टर है, और ये फर्स्ट ईयर फिजिक्स के शुरू के 8 चैप्टर हैं। फर्स्ट ईयर फिजिक्स में आपने पढ़ने हैं 10 चैप्टर, फर्स्ट ईयर फिजिक्स के शुरू के 8 चैप्टर। ये चैप्टर्स अगर आपको आते हो तो मैट्रिक का पेपर तो आपका पास हो गया फॉर्म, लेकिन ज्यादातर बच्चों को ये 6 चैप्टर्स आते हैं, उसके अलावा आगे फिजिक्स इतनी अच्छी नहीं आती। लेकिन बेटा और कोई सवाल तो नहीं है, क्योंकि आज मैं क्लास यहाँ खत्म कर रहा हूँ, उसके बाद अगली क्लास है। ओके जी, थैंक यू। अच्छा बेटा एक चीज मुझे